Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? The potential energy. इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातें हो रही थी। Yes, sir. Yes. और लोग आ जाए थोड़े दो चार। सर हाँ जी। आज चैप्टर 1 ही चलेगा सर। हम्म? सर चैप्टर 1 ही आज पढ़ाइएगा सर, मतलब उसी में डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ हाँ, दो चार प्रॉब्लम्स वगैरह इसी में और कर लेते हैं। और आपकी समझ बनाया आप लोगों ने प्रॉब्लम्स करे? यस सर, कीजिए सर। बन जा रहे हैं? यस सर, सेट 2 तक बन रहा है। सेट 2 तक बन गया? Yes, sir. यस सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। थोड़ा सा बचे तो कर जाओ। जो बचा है उसको भी कर जाओ आप लोग। यस सर। हम्म। तो अगला चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा। हाँ, मंडे से शुरू हो जाएगा। आपकी अपनी क्वेरीज भी तो होंगी, वो सब कब पूछोगे या नहीं है? डाउट क्लास में पूछते हैं ना सर। रेगुलर क्लास में नहीं पूछोगे? रेगुलर रेगुलर में नहीं पूछना है। हाँ हाँ ही ना जबड़ो। चलो, बुकलेट से ही दो चार प्रॉब्लम्स करा देते हैं। देख लेता हूँ दो चार प्रॉब्लम इसी में से सेट 2 तक में अच्छे अच्छे जो है वो आपको करा दे। सर हाँ जी। सर अभी टारगेट है सर आपके पास? हाँ जी है मेरे पास। सर पेज नंबर 63 में सर कुछ क्वेश्चन है, डाउट सर। अच्छा, बोलिए। सर 46 नंबर। अच्छा, और उसके बाद सर उसके नेक्स्ट पेज में सर 51 नंबर अच्छा। और 15 नंबर भी सर। हाँ, ठीक है, बताते हैं। एक इनका क्वेश्चन का डाउट है 46, क्वेश्चन नंबर 46। A particle of mass m and charge q is released from rest in a uniform electric field if there is no other force on the particle. The dependence of its speed on the distance traveled by it is correctly given by the graph. हमसे प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अपीयरेंस हो रहा है। इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
और यहाँ पे एक पार्टिकल को जिसका मास m का, जिसका चार्ज q का है, वो रेस्ट से छोड़ा गया। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसके इन्फ्लुएंस में जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पार्टिकल का, ये लिखा जाएगा QE डिवीजन में m से लिखा जाएगा। m। यस दिस सर। विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। हाँ और सर। एक्सेलरेशन जो है वो लिखा जाता है कैसे, dv dt से, है ना, यस सर। वेलोसिटी का जो टाइम के साथ डेरिवेटिव है। और पाथ तो स्ट्रेट लाइन होगा ही, ये क्लियर है, क्योंकि इनिशियली हाँ रेस्ट सर। में। ये इक्वल हो जाएगा dv dx, dx dt लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सर, dx दोनों dx तरफ। dt जो है वो v हो गया, v dv दैट इज इक्वल्स टू q e बाई m इंटू dx लिखा जा सकता है। इंटीग्रेट कर दीजिए। इनिशियली एट x इक्वल्स टू 0 जो वेलोसिटी थी दैट वाज 0, एंड एट x जो यस सर। वेलोसिटी है वो v की है। तो इधर में आपको मिल यस गया v स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और ये हो गया यस x। तो ये आपको दिख गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म का ये पैराबोला है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यस 4ax के फॉर्म का जो पैराबोला दिया गया है, नंबर। आप देख लीजिए, फिगर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यस ठीक है, फोर ये नंबर जो यस। आपको ग्राफ बना हुआ है v का x के साथ, दैट इज द अप्रोप्रिएट ग्राफ। ठीक है। अगर देखो यस इसको आप इंटीग्रेशन में नहीं जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो यस सर। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। ये v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0, a की जगह पे आप लिख दो 2 QE बाई m इंटू एक्स। तो यहाँ से भी आपको दिख जाता है, अगर आप ये इंटीग्रेशन में नहीं उलझना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस के लिए आपको फार्मूला है, आप उसको यूज यस करके सर। भी बात कर सकते थे। लॉस ऑफ ठीक, मोशन। क्लियर। और कौन सा कह यस रहे थे? सर 50 नंबर। 50 नंबर। A small point mass carrying some positive charge on it is released from the edge of the table. There is a uniform electric field in the region in the horizontal direction. Which of the following option can correctly describe the trajectory of the mass curve are drawn schematically and not to the scale? Y डायरेक्शन नीचे को है, x नीचे जो है हॉरिजॉन्टल है। ये हमको प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि ये एक पॉइंट मास है विच इज फ्री टू मूव अंडर ग्रेविटी, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है अप्लाई किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ अप्लाई किया गया है। हाँ, इस पे चार्ज Q का है, इसका मास m का है। तो इस पार्टिकल यस के सर। लिए जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे भाई, तो एक फोर्स इस पे यस सर लगेगा, नीचे में। एक तरफ mg लगेगा, और दूसरा जो है यस इस सर पे और एक। फोर्स लगेगा QE का लगेगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ही ये पार्टिकल हमारा मूव करेगा, और ये आपको एक्स यस डायरेक्शन बोला गया है, ये आपको वाई डायरेक्शन बोला गया है। तो एक्स वाई के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। सिंपल था, हाँ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यस सर। सर ये पैराबोलिक नहीं हो सकता, क्योंकि सर अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड फोर्स रहेगा तो। डिफरेंट है ना, तो जो नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो जाएगा। यस सर। अगर उसको इनिशियल कोई वेलोसिटी आपने नहीं दे रखी है, हाँ सर। ठीक है ना, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। यस सर, ठीक। जब भी रेस से स्टार्ट होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा, अगर परपेंडिकुलर फोर्स है या सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा तो। हाँ, दो फोर्सेस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं तो उस केस में रेस्ट से चल रहा है, तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ चला जाएगा।
ठीक है, यस सर, क्योंकि Yes, आपको sir. मालूम है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि ये दोनों फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स का तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली उस पर फोर्स लगेगा, तो उसी डायरेक्शन में उसका पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। यस सर, ठीक है, अगर आप इसको पूरा मैथमेटिकली करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो आपको लिखा जाएगा क्यू बाई एम। 2E/m. Yes sir. कांस्टेंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम Into T. इंटू टी का स्क्वायर डिवीजन में 2, है ना। ये एक्स Yes इक्वल्स sir. टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर T लिया। square. Yes sir. इसी तरीके से वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो जी. एम जी बाई एम से लिखा जाएगा। Yes sir. तो वाई कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम को लिखना होगा तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर से लिखा जाएगा। दोनों का रेशियो कर दीजिए, Yes sir. तो वाई बाई Yes sir. T को हटा देंगे जी एलिमिनेट करके. डिवीजन Yes sir. में क्यू और उधर में एम जी हो जाएगा। तो सीधा Yes सीधा sir. आपको यहाँ से भी दिख जा रहा है कि एम जी बाई क्यू ये इसका स्लोप होगा जिस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा इनटू एक्स। Yes sir. ऐसे भी आप देखना चाहो मैथमेटिकल वर्किंग तो ऐसे कर सकते हो। Yes sir. ठीक है, वैसे भी बिना किसी कैलकुलेशन के भी आप आंसर कर सकते थे कि चूंकि रेस्ट से चल रहा है तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। Yes sir. हम्म। सर उसका 51 नंबर से. Two charges in infinite plane sheet of uniform surface charge density प्लस का सिग्मा एंड माइनस का सिग्मा, प्लस का सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस का सिग्मा, intersect at right angle, which of the following best represents the electric field। हमको कहा जा रहा है कि ये दो शीट हो गई इन्फिनिटली लार्ज एंड वाइड है, इसका प्लस का सिग्मा इसका माइनस का सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो किसी पॉइंट पे अगर आप फील्ड देखोगे भाई तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि किसी पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की तरफ होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी के इन्फ्लुएंस में। और Yes sir. ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कर देते हैं। ठीक है, जो कि Yes sir. सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाएगा और निगेटिवली चार्ज के कारण इधर की तरफ होगी Sigma 2/2 epsilon. सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब सिग्मा Yes. 1 जो है वो ग्रेटर है सिग्मा 2 से, Yes sir. ये आपको दिया गया है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको इधर को पर तरफ कितना मिलेगा, थोड़ा ज्यादा. है ना। Yes sir. और Yes sir. ये इसका स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तो आपका सिग्मा 1 बड़ा है। हाँ सर. सिग्मा 1 बड़ा है तो इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इस तरीके से जा रही है, जिसमें यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो बड़ा होगा, यहाँ का इंटरसेप्ट छोटा होगा, Yes sir. फील्ड हो जाएगी। इधर में जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ हो जाएगी, Yes. है ना। इधर में आ जाओ तो इधर में फील्ड जो होगी वो इधर हो जाएगी और इधर में जो फील्ड होगी वो इधर हो जाएगी। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हर तो जगह दो पे जो हर जगह पे जो स्लोप होगा वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेपरेशन से इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन से Yes sir. इंडिपेंडेंट है। Yes sir. Sir. सर हम्म, तब तो ये सर स्क्वायर बन जाएगा ना सर. स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर तब बनता जब दोनों बराबर रहते हैं, तो दोनों बराबर। रोम्बस है ये. एक बार ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। दोनों बराबर रहते तब ना होता। अभी ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल की जो tan वैल्यू है, अगर इसको थीटा कह रहे हो तो tan थीटा Yes की sir. वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हो जाएगी ना। तो हाँ सिग्मा सर. 1 बड़ा है तो थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी होगी, ये वाला एंगल 45 से बड़ा होगा। Yes sir.
45 से बड़ा एंगल यानी कि इस वाले पे इंटरसेप्ट बड़े पोजीशन पे मिलेगा, यहाँ पे छोटे पे मिलेगा। अगर दोनों बराबर रहते Yes, sir. सरफेस चार्ज डेंसिटी तो स्क्वायर बन जाता है इससे। एक बार फिर से Yes. समझ लीजिए, किसी की थी इच्छा, ये वाली जो शीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, सिग्मा 1 इस पे चार्ज है, तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट से Yes, लिखा sir. जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज सरफेस से अवे फ्रॉम द sir. सरफेस डायरेक्शन होता है फील्ड का, ठीक है। और इस पे माइनस का सिग्मा 2 है, तो इसके कारण फील्ड जो होगी वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लेकिन टुवर्ड द सरफेस होगी, इधर की तरफ होगी। कितना होगी? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये दोनों सरफेस के कारण इस पॉइंट पे आपने फील्ड को लिखा भाई, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में तो नेट फील्ड होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो नेट फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये, और ये यहाँ का जो एंगल होगा इसकी अगर tan वैल्यू आप लिखते हो तो tan वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा 1/σ2। Yes, sir. तो अगर सिग्मा 1 को बोला है कि सिग्मा 2 से बड़ा है, तो ऐसे केस में थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 45 होगी। हाँ सर। यानी कि इधर से जो आप लाइन बनाओगे उसका 45 से बड़ा वाला ये एंगल 45 से बड़ा होगा, थीटा ग्रेटर देन 45, Yes. ठीक है। इसी तरीके से इधर में ये हमारा इधर की तरफ हो जाएगा, इधर में जो आएगा वो ऐसे ऐसे फील्ड का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। और तो फिर तो ये स्क्वायर बन जाएगा ना। नहीं भाई, फिर बोल रहा है कि ये एंगल 45 से बड़ा है तो स्क्वायर कहाँ बना भाई? अच्छा बड़ा है, हाँ ठीक है। 45 रहता तब ना स्क्वायर यस बनता है। सर। ओके सर। हैं? यस सर, आ गया सर, याद है समझ। ये इधर की तरफ, ये तुम्हारा इधर की तरफ, ये तुम्हारा इधर की तरफ डायरेक्शन 45 से बड़ा है ना, ये स्क्वायर ना बनेगा, यस ये सर, रॉम्बस आ गया बनेगा। सर, अच्छी इस बात। तरीके का कुछ बन जाएगा, ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे इस तरीके का रॉम्बस बन जाएगा। Sir. सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तो नंबर ऑप्शन 69। 69। 69 क्या है? An oil drop of radius 2 millimeter with a density of 3 gram per centimeter cube is held stationary under a constant electric field of this in the Millikan oil drop experimentation. What is the number of excess electron that oil drop will produce? हमसे प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक ऑयल का ड्रॉप है जिसपे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा, माइनस ऑफ यानी का चार्ज हो गया, जहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको एक चैम्बर में रखा गया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करी गई है। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यानी ई इंटू ई के बराबर का फोर्स होगा इस पे ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी का फोर्स इस पे लग रहा है नीचे की तरफ भाई। और ये दोनों के Yes. इन्फ्लुएंस में ये ऑयल ड्रॉप जो है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड फोर्स अपोजिट, बराबर है। इक्वल। ठीक है। तो एम जी इक्वल टू एन ई इंटू ई से लिखोगे तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो एम जी डिवाइडेड बाई ई से लिखा जाएगा, इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो, है ना। Yes. रेडियस दिया गया है और आपको डेंसिटी दिया गया है, तो आप इसका मास लिख लोगे ना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मास हो जाएगा, इंटू जी डिवाइडेड बाई ई
2e सब कुछ मालूम है, इसमें रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है बेटा। यस सर। कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा सर। सेम करा था। हाँ सेम करा था सर मेथड, बट आंसर ही नहीं आ रहा कैलकुलेशन करने पे। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आना चाहिए, और कोई लोग करो भाई, देखो इनको कैलकुलेशन में आंसर नहीं आ रहा है। और लोग करिए। डेंसिटी दिया गया है 3 Yes. इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और 4/3 इंटू पाई इंटू आर की जगह पे 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इस पे क्यूब, और जी की वैल्यू 9.81 कहा गया है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 3.55 इंटू 10⁵ कैलकुलेट करिए भाई, देखिए तो क्या मिल रहा है कि नहीं। कैलकुलेट करिए डाटा का कैलकुलेशन। Yes. मिला? आगे बढ़ू? हम्म। सर 1 मिनट और सर, नहीं आ रहा है अभी। अरे मोबाइल से कर लो यार कैलकुलेशन, टाइम सेव करो, टाइम सेव करो, कॉन्सेप्ट समझो ना, खाली प्रॉब्लम का कैलकुलेशन तो आराम से कर ही लोगे। सर कैलकुलेशन ही हार्ड है सर इस क्वेश्चन का। यस सर, आ गया सर, मोबाइल से है 1.7। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। वो नेक्स्ट प्रॉब्लम किसी का कोई है? हम्म। कितने लोगों ने सेट 2 तक बना लिया है प्रॉब्लम इसमें? सर अभी से तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छा, कब तक हो लास्ट जाएगा? का बचा हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ सर, जैसे कंप्लीट नहीं सर हुआ, संडे तक हो मंडे तक जाएगा हो फिर। जाएगा। संडे संडे तक हो जाएगा, ठीक है। यस सर। संडे तक अगर कंप्लीट हो जाता यस है सर। तो मंडे की जो क्लास पड़ेगी उसमें आप अपनी क्वेरीज जो है सेट 2 तक के आप पूछ लेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। वैसे एक लास्ट का प्रॉब्लम रह रहा है बस थोड़ा सा, 20 कुछ करने के एक लिए। प्रॉब्लम 49 जो है किसी ने पूछा नहीं, 49 तेरा बनाना था, क्वेश्चन नंबर 49। सर पूछ लिया था सर उस दिन, आपने करा अच्छा, दिया था। अच्छा आपके बैच में हो चुका है। यस सर, स्ट्रेट लाइन आगे बन जाता, पैराबोलिक होके फिर ऐसे ही डाउट कोऑर्डिनेट ढूंढ। कौन सी जगह 4 बोला था आपने? 3-4 दिन रेगुलर डाउट क्लास हुई थी ना, उसमें बताया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तब तो अच्छी बात है। हमें लगता है कि आप लोग कर लोगे जो बचेगा। हम अपनी तरफ से प्रॉब्लम बोलते हैं फिर, ठीक है। सर एक और डाउट है सर। हाँ बोलो। सर 61 नंबर सर, वो भी कैसे करें, थोड़ा बता दीजिए। 60
1. एक मिनट. A charge q is placed at one corner of a cube as shown in the figure. The flux of electrostatic field E through the shaded area. ये और ये ठीक है. देवेश कुछ कहना चाह रहे हो? हैंड्रेस दिख रहा. नहीं सर. ये क्यूबिकल सरफेस दिखाया गया है, ये कि ओरिजिन पे एक चार्ज क्यू प्लेस किया गया, ठीक है. और इस सरफेस पे ये पोर्शन इतना, ये जो इस फेस का ये आधा पार्ट है इतना, और इधर वाले फेस का जो ये आधा पार्ट है इधर वाला, इन दोनों के द्वारा क्यूमुलेटिवली कुल कितना फ्लक्स बाउंड हो रहा है वो आपको पूछा गया है. अब जरा ध्यान से देखिए इस फिगर को. इस चार्ज के लिए अगर आप देखेंगे तो इस चार्ज के लिए इस वाले फेस की जो पोजीशनिंग है और इस वाले फेस की जो पोजीशनिंग है वो आइडेंटिकल है. 3D हाँ में सर. इसको इमेजिन करिए, Yes, sir. आइडेंटिकल है. Yes, sir. दोनों की पोजीशनिंग इस चार्ज के लिए आइडेंटिकल है. तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आप कह सकते हो कि इन दोनों फेस पार्ट से जो फ्लक्स बाउंड होगा वो बराबर बराबर होगा. अब ये भी आधा एरिया है हाँ इस फेस का और ये भी आधा एरिया है इस फेस का. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हैचिंग वाला पोर्शन आपको दिया गया है जिसके लिए फ्लक्स बताना है, उसके द्वारा फ्लक्स उतना ही बाउंड होगा जितना कि आपके इस वाले पार्ट के द्वारा होगा. Yes, yes, sir. अब उसको हटा करके ये बना दीजिए. अब तो आपको क्लियर हो गया कि इसका फ्लक्स कितना होगा. Yes, sir. Q by 24 epsilon naught. Q/24 एप्सिलॉन नॉट आ तो गया. उसको और ठीक आधा है? कर देंगे. यस सर, आ गया. Q/24 Yes. एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ये सिचुएशन क्या हो गया, एक स्क्वायर जिसके एक कॉर्नर के सामने ए डिस्टेंस पे एक चार्ज प्लेस किया गया हो, ए लेंथ का स्क्वायर है. इसका जितना फ्लक्स होगा उतना ही जो है हमारे इस सरफेस के द्वारा भी फ्लक्स बाउंड होगा ना. सेम सिचुएशन. Yes, sir. Yes. तो बस कंप्लीट. Yes, ये sir. ये फिगर ही समझ नहीं आ रहा था सर. हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें इमेजिन करना था सिचुएशन को. Yes, sir. और किसी की कोई समस्या है? तो फिलहाल तो नहीं है सर. 60 फिलहाल. तक बनाए थे. ओके, 60 तक बना लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है. एक अगला प्रॉब्लम करिए, हम बोलते हैं. एक ये पर्टिकुलर आपकी रिंग है जिसका रेडियस आपको बोला गया है कि आर का है. और इसके इस एजीमुथल एंगल के करस्पॉन्डिंग, यहाँ से ये एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग अगर आप ले रहे हैं रिंग का कोई सेक्शन, तो वहां के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, where lambda naught is a constant. Find the dipole moment for this ring. Yes, sir. सर cos थीटा पॉजिटिव रहेगा तो मतलब पॉजिटिव चार्ज लेंगे और नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव चार्ज ले लेंगे जिस क्वाड्रेंट में. हाँ. यस सर. Dipole moment for this arrangement. इस अरेंजमेंट के लिए डाइपोल मोमेंट बताना है.
फटाफट निकालिए तो डाइपोल मोमेंट इसका। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विलिब्रियम वगैरह की बात कर लिए थे ना थ्योरी वाले में। यस सर। हम्म। हो गए सर। क्या मिला आंसर तो बोलो। लैम्डा नॉट पाई आर स्क्वायर। लैम्डा नॉट पाई आर स्क्वायर। ठीक। यस सर। देखिए जिनका नहीं बना वो लोग समझे भाई। मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर रिंग पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बड़े आसानी से आपको मालूम है कि जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो इधर में जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर में जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर में जो चार्ज होगा वो आपका निगेटिव का होगा। ठीक है भाई। तो अगर हम एक एलिमेंटल पार्ट अपना लेते हैं जो कि यहाँ से थीटा के एंगुलर पोजीशन पे है, डी थीटा के एंगुलर विड्थ का है, और उसको इधर में भी एक्सटेंड कर देते हैं तो हमको मिलेगा क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नॉन नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों मिलकर के एक डाइपोल बनाएंगे जिसके डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों भाई? ठीक है। जिस डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो भाई चार्ज ऑन द एलिमेंट। चार्ज ऑन एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो चार्ज ऑन एलिमेंट आप लिख सकते हैं कितना? lambda naught cos theta, that was the charge per Not unit length multiplied by r d theta, r d है ना? theta. Yes sir, small r. और Yes. उसमें आप 2r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यस सर। तो lambda naught cos theta into r d theta, this is the charge multiplied by 2r. This is the dipole moment for this elemental dipole chosen. अब अगर देखें तो इधर में थीटा के एंगुलर पोजीशन पे एक दूसरा एलिमेंट अगर हम कट कर लेते हैं तो हमको क्या दिखता है भाई कि इन दोनों से जो डाइपोल बनेगा उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। इन दोनों Yes. का जो वाई डायरेक्शन के अलाउंग का कंपोनेंट होगा डाइपोल मोमेंट का, इट विल बी Cancel. कैंसिल्ड आउट, बट एक्स कंपोनेंट जो होगा इट विल बी एड अप, है ना? ठीक है। Yes sir. तो इसका एक्स कंपोनेंट अगर आप लिखते हो डीपीएक्स मान लो कि उसको नाम देते हो तो ये क्या हो जाता है 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया और इसका एक्स कंपोनेंट लिखना है तो कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर डाइपोल इन एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट आपको मिल गया।
ठीक है ना भाई। अब हमको इसको सम करना है, इधर से इधर π/2 चले जाएं तो इधर तक का ये इंड और उसके करस्पॉन्डिंग ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का जो चार्ज है वो कवर हो गया डाइपोल के करस्पॉन्डिंग, और इधर से Yes, इधर π/2 चले जाएं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट के जो चार्ज है वो कवर हो गए। तो पूरा का पूरा जो है डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर हम इसको -π/2 से π/2 के लिए इंटीग्रेट कर लें तो क्या ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस का π/2 से π/2 के लिए। तो dpx दैट इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई माइनस का π/2 से π/2 का 0 to px। तो px के लिए इंफॉर्मेशन हमारा बन गया 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया। cos स्क्वायर थीटा को लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना, और इसकी लिमिट हो गई -π/2 से π/2 डी थीटा। तो ये हो जाएगा कितना 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवीजन में 4, ठीक है ना, -π/2 से π/2। अपर लिमिट रख दीजिए और लोअर लिमिट को रखिए तो ये क्या हो जाएगा π/2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर इंटू π/2 आ जाएगा। क्या बोलना भाई, लिमिट Yes, रखते हैं sir. तो Yes, ये sir. यस सर। यस सर, मेरा भी। r square into pi. This will be the dipole moment for the dipole. p वेक्टर के रूप में Yes. लिखना है तो pi lambda naught r square and it will be directed along the x-axis. ठीक है? यस यस Yes, सर। sir. Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ जी। सर हम इंटीग्रेट सर π/2 से लेके 3π/2 तक किए सर, तब भी लगभग सेम आ रहा है सर। π/2 से 3π/2 क्यों किया? सर हम नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को इंटीग्रेट कर, मतलब उसका लिमिट पुट किए सर। अबे तो निगेटिव आ गया होगा इसी का, ये डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिला होगा ना, निगेटिव आया होगा। π/2 से 3π/2 करोगे तो निगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि तुम तो फिर ये डायरेक्शन मान लो माइनस आई के पास। हाँ, यस सर। निगेटिव px की वैल्यू निगेटिव आ गई होगी, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैच कर जाएगी लेकिन डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा। यस सर। चलिए एक प्रॉब्लम और बोलो। Yes, sir. चलो थोड़ा ध्यान से इसको करना, पूरा इसका प्रॉब्लम लिख देता हूँ, पहले प्रॉब्लम को समझा देते हैं फिर लिख देते हैं। ये हमको प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि ये एक रिंग है, इसको एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर जो है वो रखा गया है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, और इधर वाला जो क्वार्टर पार्ट है इस रिंग का, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है, और इधर वाला जो क्वार्टर है इसको निगेटिव चार्ज दिया गया है और इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है। रिंग का रेडियस r है, मास m है, ठीक है।
आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स डायरेक्शन में है, ई नॉट आई कैप से लिखी जा रही है, इसको अगर हम ऑन करते हैं और ये रिंग बिना स्लिप किए हुए रोल करती हुई जा रही है, तो इस रिंग पे फ्रिक्शनल फोर्स इनिशियली क्या लग रहा होगा, है ना? इस रिंग पे इनिशियली फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा होगा? प्रॉब्लम समझ गए? अब लिख देता हूं तो और थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ भी लीजिए तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ए नॉन कंडक्टिंग रिंग of mass m and radius capital R having charge per unit length lambda as shown in figure. It is then placed on a rough non-conducting horizontal plane at t equals to 0. A uniform field E naught I cap is switched on. And ring starts rolling. Find the frictional force. Follow? यस सर। हाँ, एक मिनट। Find the frictional force acting on the ring. इनिशियली इस रिंग पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है। ये आपकी एक रिंग हो गई, आर रेडियस है इसका, कैपिटल आर का रेडियस है, मास इसका एम का है, इसका इधर वाला क्वार्टर पार्ट पे चार्ज प्लस का लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का है और इधर वाले क्वार्टर पार्ट पे माइनस का लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। ठीक है, तो जैसे ही रख के छोड़ रहे हैं, ये रिंग जो है वो रोल करती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, स्लिपिंग नहीं है, देयर इज रोलिंग, मोशन ऑफ रोलिंग है। तो आपको बताना है कि इस रिंग पे इनिशियली फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा होगा। ट्राई करोगे आप लोग? यस सर। हाँ सर। प्लीज ट्राई करिए।
वरना या बनता हुआ दिख रहा है किसी का? यस सर, हाँ टोटल फोर्स सर जो पॉजिटिव चार्ज वाला क्वाड्रेंट है उस पे निकालने के लिए सर हम सर इंटीग्रेट करें ई नॉट लैम्डा नॉट आर डी थीटा को। टॉर्क निकालो ना, टॉर्क। सर टॉर्क 2 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो टोटल फोर्स तो 0 हो जाएगा ना, यस फोर्स सर तो वो 0 टॉर्क होगा, टॉर्क एक्ट करेगा क्योंकि सर जितना इस क्या कह रहे हो, आंसर बोलना है कोई? हाँ सर हाँ वो 2 लैम्डा आर इंटू ई नॉट आ रहा है सर, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, और किसी को, और किसी को मिला क्या? चलिए देखिए क्या किए थे भाई, किसने बोला कि 2 लैम्डा ई नॉट आर है? सर पहले तो डाइपोल निकाले, बाद में जो डाइपोल हाँ मोमेंट। सर, फिर डाइपोल का जो रहता है फॉर्मूला, डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो लगा दिया। फिर नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो डाइपोल निकलेगा, एंगल देखा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखा? एंगल देखा? पाई/2 लिया सर। नहीं, पाई/2 नहीं है, पाई/2 नहीं। तो डाइपोल सर के टोटल डाइपोल निकाल ले पहले। टोटल भी निकाल सकते हैं, एक एलिमेंटल डाइपोल लेके टार्क भी लिख सकते हो। हाँ, और फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क लिख सकते हो। चलो आओ देखो समझ लो। अब बड़े आसानी से आपको ये दिखता है भाई कि इस क्वार्टर पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस क्वार्टर पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? यस तो जितना इस पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना ही इस पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमारे इस पर्टिकुलर रिंग पे फोर्स लग रहा है वो तो आपका 0, बट ये पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है उनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो नेसेसरली ऐसे केस में उसके द्वारा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क को लिखना चाहते हैं तो इसमें से एक एलिमेंटल पार्ट लीजिए। मान लीजिए कि ये थीटा के एंगुलर पोजीशन पे डी थीटा बिट्स का ऐसे आपने एलिमेंट लिया, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, डीपी वेक्टर, है ना? और वो जो डीपी है उस डाइपोल मोमेंट को अगर आप लिखना चाहोगे तो बड़े आसानी से जो है उसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो लिखा जाएगा कितना, चार्ज ऑन द एलिमेंट, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा दैट इज द चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 2r, ये इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा क्या? Yes, sir. आर स्क्वायर डी थीटा दैट इज द डाइपोल मोमेंट। ठीक है,
अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगेगा वो आपको मालूम है कि जो टॉर्क होगा डी टाउ, वो आपका जो है वो लिखा जाता है डीपी क्रॉस ई से, है ना। सर और जरा देखिए तो डीपी और ई के बीच का एंगल जो है वो 90 प्लस थीटा का है क्या? पाई/2 प्लस थीटा का है। आप चाहो तो हाँ इस सर। यस बार सर। डाइपोल मोमेंट निकाल करके भी डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, पी क्रॉस ई, या आप यस एलिमेंट सर, वैसे किया है। भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों से इंफॉर्मेशन सेम बनेगा। ठीक है। तो इसका जो टॉर्क आप लिखोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये जो टॉर्क होगा वो क्या लिखा जाएगा? डीपी क्रॉस ई, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा इस टॉर्क का, और मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई इस टॉर्क का? डीपी यानी कि ट्वाइस ऑफ लेमडा आर स्क्वायर डी थीटा, डी नॉट थीटा साइन। इंटू ई नॉट इंटू साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना है? पाई/2 प्लस थीटा, है ना भाई? बोलो, ठीक यस है। सर, माइनस कॉस। तो ये जो टॉर्क एक्ट किया उसके लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा ट्वाइस ऑफ लेमडा इंटू आर स्क्वायर ई नॉट कॉस थीटा डी थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें 0 से 90 के लिए तो हमको टोटल टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो जाएगा। यस सर। टोटल टॉर्क acting on dipole due to electric field ये अगर लिखना चाहते हैं, मान लो कि टाउ ई इसको नाम दे दिया, तो इसी को इंटीग्रेट करना है ट्वाइस ऑफ लेमडा आर स्क्वायर ई नॉट कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से पाई/2 ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगा वो हो गया ट्वाइस ऑफ लेमडा आर स्क्वायर ई नॉट कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट रखे तो 1 मिल गया। अब आइए इसका एफबीडी बनाते हैं। हाँ, अब इस पर्टिकुलर रिंग के लिए जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो भाई, तो एक फोर्स तो इस पे ग्रेविटी लगेगी mg, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है वो टॉर्क लग गया इस तरीके से, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी दे रहा है। तो अगर इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे स्लिप करने की टेंडेंसी किधर को है? स्लिपिंग टेंडेंसी किधर को है? बोलो। राइट। स्लिपिंग टेंडेंसी बैकवर्ड है ना भाई, पीछे की तरफ है, लेफ्टवर्ड है ना। जब टॉर्क लग रहा है तो ये टॉर्क जो है इस रिंग को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो अगर ये रिंग क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो स्लिप करने की टेंडेंसी किधर हो गई? पीछे की तरफ हो गई ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। ठीक है। यस सर। यस सर। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्टैटिक नेचर का होगा एफएस। ठीक है। तो ये वो फोर्सेस लग रहे हैं और उसके इन्फ्लुएंस में हमारी ये रिंग जो है वो रोल करती हुई जा रही है। तो इस रिंग के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखिए, तो एफ एस दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, एक इक्वेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन का मोशन का इक्वेशन। बोलो भाई, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखाया है, वो भी दिखा देंगे यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। इस रिंग के रोटेशन का इक्वेशन लिखिए, तो टॉर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क तो क्लॉकवाइज लग रहा है, एफएस का जो टॉर्क है वो सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस का है। तो जब रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लिखोगे तो क्या मिलेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है
माइनस का एफ एस इंटू आर, ये हो गया एफ एस का टॉर्क, ये इक्वल हो जाएगा आई इंटू अल्फा के, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग एम आर स्क्वायर, अल्फा की जगह पे ए बाई आर लिखा जा सकता है, रोलिंग मोशन है ना। तो अल्फा Yes, जो sir. होगा ए बाई आर के बराबर होता है, मालूम है आपको, फॉर Yes, sir. रोलिंग। यस सर। आपको मालूम है रोलिंग के लिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा ए बाई आर से लिखा जाता है। हाँ ना बोलोगे कुछ। Yes, यस sir. सर। हम्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है वो इधर में प्लेस कर दो, तो ट्वाइस ऑफ लेमडा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस का एफ एस इंटू आर दैट इज इक्वल टू एम आर इंटू ए। तो ये आर लिखते और हटा देते हैं और एफ एस की जगह पे एम ए लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा आर ई नॉट माइनस का एम ए दैट इज इक्वल टू एम ए, एफ एस एम ए यहाँ से लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 से। तो ए के बारे एफ एस निकालना था ना, तो एफ एस को रहने देते हैं, एम ए की जगह पे एफ एस लिख देते हैं, है ना। तो ये एफ एस को एज इट इज रहने दिया और इस इक्वेशन से एम ए की जगह पे एफ एस लिख दिया, तो ये एफ एस, तो एफ एस की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा आर इंटू ई नॉट। दिस विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रिंग। समझ में आई बात। यस सर। एनी प्रॉब्लम नो किसी सर। को, कोई दिक्कत कहीं पे। No, sir. वैभवी समझ में आ रहा है? थोड़ा धीरे बोल रही है। यस सर, आ रहा है। हम्म। अनन्या अनन्या यस सर। समझ में आई बात। हाँ जी सर। और देव तुम्हें, चलो एक प्रॉब्लम और करो, ये नोट हो गया। नोट हो गया भाई। Yes, sir. एक चलो मिनट एक है, लास्ट कर लगेगा थोड़ा। लास्ट का रह गया तो नोट कर भाई, क्या है करेंगे। हो गया सर। A system consists of a ball of radius capital R carrying uniformly distributed charge and surrounding space filled with a charge of volume density rho equals to alpha by R, where alpha is a positive constant and R is distance from the center and R is
distance from the center of ball. Find the amount of charge on the ball. Find the amount of charge on ball for which the magnitude of electric field in outside the ball. ये प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि ये आपका एक बॉल है, आर रेडियस का है, ठीक है, और इसको कुछ चार्ज आपने दे रखा है जो कि इसके पूरे वॉल्यूम में, इस बॉल के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस बॉल को आपने सर्टेन चार्ज दे रखा है, लेट इट बी कैपिटल क्यू, है ना। और इस बॉल का जो बाहर का पोजीशन है, इधर ये बाहर में भी चार्ज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आर का फंक्शन है। यहां से अगर आर दूरी पे आप जाते हैं, कैपिटल आर के बाहर वाला ये रीजन है ना, कैपिटल आर तक में तो टोटल चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और कैपिटल आर के बाहर जब आप जा रहे हैं तो यहाँ के लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको दिया गया कि ये अल्फा बाई आर से लिखी जा रही है, यानी कि जैसे जैसे आप वो सेंटर से दूर होते जा रहे हो वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। क्लियर बात? Yes, sir. आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी सेपरेशन आर पे, यहाँ से जो कि इस गोले के बाहर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि फील्ड का मैग्नीट्यूड आर पे जितना है उतना ही आर वन पे भी है, उतना ही आर टू पे भी है, ठीक है। तो उसके लिए इस कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू। अगर इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस आर से इंडिपेंडेंट है तो कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये आपको बताना है। क्या आप ट्राई करोगे? ट्राई करोगे तो हम इसका क्लू दें कि कैसे करना है ट्राई, ये मैं बताता चलो। करेंगे सर ट्राई। हाँ तो हिंट देता हूँ आपको, करिए। देखो इधर में आपको अंदर में तो चार्ज को बोला गया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाहर में भी जो चार्ज डेंसिटी है वो आर का फंक्शन दिया गया, यानी कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर के अबाउट जो है तुम्हें सिमेट्री मिल रही है। सेंटर के अबाउट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है ना। बराबर दूरी के जो भी पॉइंट Yes, होंगे sir. आर सेपरेशन के लिए सेंटर से हर जगह के लिए चार्ज डेंसिटी सेम है। तो आप सिमेट्री के लिए तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ भी बना लेंगे जो आप पहले से गोले के लिए यूज करते रहे हो, ठीक है ना। यानी कि सेंटर से इक्वल सेपरेशन के जो भी पॉइंट होंगे उन सभी जगहों पे फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर होगी और जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी वो रेडियल होगी। तो आपको क्या करना है कि एक स्मॉल आर रेडियस का ऐसे स्फेरिकल सरफेस लेना है और इस स्मॉल आर रेडियस के सरफेस के लिए गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है
इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लेना कि यहाँ पे हर जगह पे सेम मैग्नीट्यूड की होगी और डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी रेडियल, ऐसे। ठीक है ना। अब जब आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हो जो कि कहता है कि ई डॉट ऑफ ds जो होता है वो चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है, दैट इज द गॉस थ्योरम, है ना। यस। Yes, sir. तो आपके पास जो छोटी सी एक समस्या आएगी वो ये आएगी कि हम इसके अंदर में चार्ज कितना लिखें। तो एक तो आपको बड़े आसानी से दिख रहा है कि ये जो गोले को चार्ज आपने दे रखा है वो चार्ज क्यू होगा ही होगा। Yes, sir. यस इसके सर। अलावा इस पोर्शन में जो चार्ज है वो भी आपको लिखना होगा, और इस पोर्शन के चार्ज को लिखने के लिए पहले ही आप इंटीग्रेट कर लो, है ना। और उस चार्ज को आप कैलकुलेट कर लो। dq को लिखना है तो क्या लिखोगे, अल्फा बाई आर इंटू 4 पाई r² dr लिख सकते हो ना। यस सर। और इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर के लिए, तो इस रीजन में कितना चार्ज होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट करके चार्ज जो इस रीजन का है वो निकाल लो, प्लस क्यू दैट इज द इंक्लोज चार्ज। गॉस थ्योरम को लिखो और फिर वहां से फील्ड को आर से इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन बनाओ। फील्ड का एक्सप्रेशन लिख करके आर से इंडिपेंडेंसी का कंडीशन देखिए कि क्या होने पे आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो फिर। बनता हुआ दिख रहा है। हम्म। गणेश बन रहा है।
देवेश नहीं बन रहा सर। सर एक मिनट। सर 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर। हाँ ठीक है। पर चार्ज इंक्लोजर इन रीजन R टू स्मॉल r, dq जो होगा वो आपके पास इंफॉर्मेशन में है कि अल्फा बाई आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये स्टेप में तो किसी को दिक्कत है नहीं? हाँ, अल्फा बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कैसे लिखा है? ठीक है ये? यस सर। और इसको हमको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? r से स्मॉल r के लिए, 0 से q के लिए। तो जो q होगा वो लिखा जाएगा 4 पाई अल्फा, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक इधर में r बच गया है, एक r कट गया है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा क्या? ये हो जाएगा 2 पाई अल्फा r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। लिख सकते हो? बोलो भाई। यस सर। तो अब आप ई डॉट डी एस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। और इंक्लोजर ऑफ चार्ज कितना हो गया? जो गोले को आपने चार्ज दिया था Q जो निकालना था, और प्लस Q यानी कि 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं ना? बोलिए भाई। यस सर। यस सर। ई हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं भाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा आर स्क्वायर डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं ऐसे भी, थोड़ा आसानी से अरेंज करके लिखने के लिए लिख दिया। लिख सकते हैं ऐसे भी। यस सर। यस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना होगा भाई? 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस का 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस है, प्लस ही है ना? सॉरी, प्लस। यानी कि ई के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा Q माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये हो जाएगा ई दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस का 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मिल रहा है क्या ये? यस सर। लिखने का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अब हमको पूछा क्या गया था? अब ये सोचिए अब उसके बारे में। अब आपसे पूछा गया था कि ये फील्ड जो है इस आर से इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो इस आर से इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए? ये टर्म 0 हो जाए, तो आर से यस इंडिपेंडेंट हो जाएगा फील्ड, अल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है यस क्या? सर। फॉर ई टू बी independent of
स्मॉल आर क्यू माइनस का 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 0। ये अगर 0 हो जाए तो ई की वैल्यू इतनी मिल जाएगी ना। बोलना भाई ठीक है। Yes, sir. दैट मीन्स कि इट विल बिकम ए कांस्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो हमारा आर से इंडिपेंडेंसी रखने वाला हो जाए। ठीक है, तो आप इसको 0 कर दिए तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर। तो अगर जो स्फीयर को चार्ज दिया है वो 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर के बराबर का होगा, तो ऐसे केस में जो बाहर में फील्ड है आर रेडियस के बियॉन्ड, वहां पे फील्ड स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट रहेगा। चाहे जहां भी जाओगे हर जगह पे फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द सेपरेशन, है ना, हर सेपरेशन के लिए सेम होगा। अगर बाहर का चार्ज डेंसिटी अल्फा बाई आर के करेस्पॉन्डिंग वैरी कर रहा है तो। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है, किसी को कोई तकलीफ कहीं प्रॉब्लम? सर ये लास्ट रिपीट कर दीजिए। लास्ट लाइन में मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे को जनरल एक्सप्रेशन मिल गया फील्ड को लिखने का, सर जिसमें स्टेटमेंट बोला वो। हाँ हाँ, तो वही स्टेटमेंट ही समझा रहा हूँ ना। ये हमको जनरल फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन बना था, और हमको चाहिए क्या, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया कि ये जो फील्ड है वो स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये आप बताओ। ये प्रॉब्लम में पूछा गया था। तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है, अगर ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाए तो ई जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यस सर। तो ई को स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी क्या है कि Q माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर ये 0 होना चाहिए, तभी जाकर के ई जो होगा स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट होगा। अगर Q इस रिलेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आर से डिपेंडेंसी नहीं जाएगी, स्मॉल आर रह जाएगा, इधर वाले टर्म 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि फॉर ई टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, है ना। पहला वाला टर्म 0 होना है, यानी कि न्यूमरेटर को 0 होना है। तो न्यूमरेटर को 0 कर दिया तो क्यू की वैल्यू 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर मिल गई। यस सर। क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है अब? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्या, एक सिंपल सा प्रॉब्लम और कर लीजिए। ये सब यूरोडॉक के ही प्रॉब्लम है, बट आप आसानी से इसके कॉन्सेप्ट आपके पास है, ये कर लोगे आप, ट्राई मारो। Two identical spheres having equal but opposite charge density, two identical spheres having equal but opposite charge density of magnitude rho are placed such that center to center
distance is L. Less than their diameter. Then find electric field in intersecting region at point A. Distance R from C1. ये सेंटर है C1, ये है C2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L का है। एक पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है A का, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पे है ना। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का है और इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस का रो है। इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। मिला किसी को? रक्षित, हर्षित, माधव कर यस रहे हो? सर। कर रहे हो? यस सर। इस तरीके का प्रॉब्लम करा रखा है, आंसर करो जल्दी फटाफट।
मिला किसी को? कर रहे हैं सर। हम्म, अरे एक दो लाइन का था ये प्रॉब्लम, ज्यादा मुश्किल नहीं था। गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तब। चलो आओ देखो। आपके पास जानकारी क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर अगर एक स्फीयर है, उसके अंदर का, जिसके लिए चार्ज डेंसिटी रो का है, तो उसके अंदर में सेंटर से आर सेपरेशन का अगर कोई पॉइंट हो, आर सेपरेशन का कोई पॉइंट हो, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है ड्यू टू दैट स्फीयर, दैट इज गिवन बाय रो वेक्टर आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ये तो मालूम है Yes, सबको। sir. यस सर। ये पॉइंट ए को अगर आप देखते हो, तो ये पॉइंट ये लेफ्ट वाले स्फीयर के भी अंदर है, राइट वाले स्फीयर के अंदर है, दोनों के अंदर है। इस यस सर। इंटरसेक्शन में पॉइंट लेंगे तो दोनों ही स्फीयर से के अंदर का पोजीशन होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट, और वहां पे आपको फील्ड लिखना है। तो आपको मालूम है कि जो पी पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाएं वाले स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और दाहिने वाले स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को लिख करके वेक्टोरली ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। बोलो भाई, ठीक है क्या? Yes, sir. तो अगर हम ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से ये ए का आर कह रहे हैं और यहाँ से ये मिला दिया, ये पोजीशन वेक्टर R1 कह रहे हैं, तो आपको जानकारी क्या है कि रो आर डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट ये बाएं वाले स्फीयर के कारण हो गया, और दाहिने वाले स्फीयर के कारण क्या हो जाएगा, माइनस का रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या? बोलिए। यस Yes, सर। sir. तो फिर क्यों नहीं हो रहा था? हो तो गया। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इधर से कॉमन निकाला तो आर माइनस का R1 हो गया भाई। आर माइनस R1 ये वेक्टर आर है, और यहाँ से यहाँ तक ये R1 है, तो माइनस R1 दिखाना होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक माइनस R1 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो आर अपोजिट डायरेक्शन। माइनस R1 ये क्या हो जाएगा, एल वेक्टर के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यस Yes, सर। sir. तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो रो एल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से लिखी जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट ये भी आपको मिल गया। क्या दिख रहा है भाई कि इस पर्टिकुलर एनुलर रीजन में कोई भी आप पॉइंट लेते हो, इस एनुलर रीजन में, इस एनुलर रीजन में आप कोई भी पॉइंट लेते हो, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है, सेंटर टू सेंटर इस सेपरेशन पे डिपेंडेंट है केवल। क्योंकि इस पॉइंट ए का जो यहाँ से दूरी थी उससे तो इंडिपेंडेंसी आई ना भाई। यानी कि इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव वाले स्फीयर के सेंटर से निगेटिव वाले स्फीयर की सेंटर की तरफ होगा। हर जगह पे फील्ड का डायरेक्शन, है ना, हर जगह पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव वाले स्फीयर के सेंटर से निगेटिव वाले स्फीयर के सेंटर की तरफ। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड भी ईच एंड एवरी प्लेस सेम होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन और फील्ड दोनों, इस बीच का जो एनुलर रीजन है, जो दोनों का कॉमन रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। क्लियर? Yes, sir. एक प्रॉब्लम और थोड़ा सा सोचिए आप। आपको प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि एक ये स्फेरिकल सेल है। क्या है? स्फेरिकल सेल है, आर रेडियस का है।
और इसके सरफेस पे चार्ज दिया गया है, इस एक्स एक्सिस से थीटा के एंगुलर पोजीशन का कोई पॉइंट आप लेते हैं, थीटा के एंगुलर पोजीशन का कोई आप पॉइंट लेते हैं, तो वहां के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो नॉट कॉस थीटा है। आर रेडियस का स्फेरिकल सेल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्स एक्सिस के साथ थीटा के एंगुलर पोजीशन के लिए रो नॉट कॉस थीटा से लिखा जा रहा है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of spherical cell। अब देखो इसको करना है भाई, तो इस पर्टिकुलर सेल में से एक हम लोग ऐसे रिंग उठाएंगे, है ना, एक ऐसे हम रिंग ले लेते हैं, थीटा के एंगुलर पोजीशन पे डी थीटा के एंगुलर बेस का ऐसे रिंग ले लिया, है ना, ऐसे रिंग ले लिया। तो इस रिंग पे चार्ज कितना होगा ये अगर आपको लिखना है भाई, तो इस रिंग पे चार्ज आप लिख सकते हो, इस रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा क्या, बोलना भाई। Yes, sir. तो इस रिंग पे चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग dq अगर आप कह रहे हो तो ये आप क्या लिख सकते हो, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है उसमें इस रिंग का ये जो पर्टिकुलर एरिया है इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो रिंग के एरिया लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई आर दी थीटा मल्टीप्लाइड बाई Yes, दिस sir. सिग्मा कॉस थीटा रो Yes, sir. नॉट Yes. सिग्मा नॉट कॉस थीटा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर दी थीटा। लिख सकते हो क्या, बोलो भाई, चार्ज। ये पॉइंट यस क्लियर है सर। सबको। जी सर। तो डीक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्या बन गई, रो नॉट इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा दी थीटा है, ठीक है। यानी कि डीक्यू का इंफॉर्मेशन हो गया पाई रो नॉट इंटू आर स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा, लिख सकते हो। यस सर। और रिंग के कारण उसके एक्सिस का कोई पॉइंट हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इधर से इधर को होता ही है, आपको मालूम है चार्ज पॉजिटिव है तो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी, वो आपको मालूम है कि ये लिखी जाएगी पाई रो नॉट आर स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर कॉस थीटा। लिखोगे, बोलो भाई। रिंग के यस सर। एक्सिस पे फील्ड होता है क्यू एक्स डिवीजन Yes, में sir. पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, आर कॉस थीटा, है ना। तो आर स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर हो गया तो आर क्यूब हो गया नीचे में, और एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हारी फील्ड का इंफॉर्मेशन बन गया, और वो कितना हो गया भाई,
डी का इंफॉर्मेशन हो गया, पाई से पाई हटा ले, साइन टू थीटा लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं तो ज्यादा अच्छा है इंटीग्रेशन के लिए। आर क्यू तो पहले हटाते हैं, आर क्यूब हटा दिया, ये पाई को हटा दिया, और साइन टू थीटा जो लिखा था उसकी जगह पर टू साइन थीटा कॉस थीटा ही रहने दे रहा है, तो ऊपर नीचे से एक टू भी काट दिया, तो रो नॉट डिवीजन में टू एप्सिलॉन नॉट हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा, ये बनेगा क्या, बोलो। साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, एक कॉस थीटा ये होगा। यस अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है भाई, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक कर दें तो ये पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। यस सर तो इसको 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू ई। हाँ, ई के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा रो नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कॉस थीटा को हम लोग क्या करते हैं कि टी मान लेते हैं, कॉस थीटा को टी मान लेते हैं, तो साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 से पाई माइनस का टी स्क्वायर डी टी, लिख सकते हो, बोलो भाई। यस सर यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई 3, यस सर तो ये हो जाएगा टी क्यू बाई 3, 0 से पाई। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सर फील्ड। cos थीटा को टी माना है तो लिमिट नहीं बदलेगी? अरे हाँ यार, तो गड़बड़। बाद में ध्यान आया है। जीरो कॉस 1 होता है, और cos पाई की वैल्यू -1, तो ये हो यस जाएगा सर 1 -1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी, रो नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस का टी क्यूब बाई 3, 1 से -1 लिमिट हो गई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/3, यानी कि सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपके जाके इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है। यस सर डायरेक्शन के साथ दिखाना है भाई, तो डायरेक्शन इसका निगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर देना चाहते हो इस फिगर के लिए, तो फील्ड का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा माइनस का सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दिस विल बी द फील्ड एट दैट लोकेशन। क्लियर। यस सर नोट कर लीजिए।
तो मंडे को आप जो भी इसमें आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आप डिस्कस कर लेना भाई। हाँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर देंगे मंडे को, ठीक है? ओके सर। यस हाँ। सर। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे आप डिस्कस कर लेना इसमें।